हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर एलटी ग्रेड की तैयारी चल रही है, जो कि आपकी हिंदी की है। यहाँ पर देख सकते हैं फुल प्रैक्टिस सेट आपको मिलता है। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर आपकी 36 से स्टार्टिंग है, तो आपकी 35 क्वेश्चन वो आपको वीडियो के अंत में आपको मिल जाएंगे। यानी इसी वीडियो के अंत में 35 क्वेश्चन आपके ऐड कर दिए गए हैं, है ना। तो आप लोगों को पूरे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। साथ में अगर आप लोग नए हैं तो आपको बता दें, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पर आपको मैराथन क्लासेज जो आपकी हैं, है ना, मैराथन क्लासेज आपकी हैं जो कि बेसिक वाली वो भी मिलेंगी। बेसिक की क्लासें आपको दी जा रही हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ, है ना, उनको भी दे सकते हैं। साथ में यहाँ पर देखिए प्रैक्टिस सेट भी आपको दिए जा रहे हैं, उनको भी आप लोग दे सकते हैं। ठीक है ना। तो क्रम से आप लोग सब कुछ देखते रहिएगा, और जैसे और थोड़ा से आप लोग पास में पहुँचेंगे तो आपकी मैराथन क्लासें आपकी स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप फुल मैराथन क्लासें भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन आपकी 36 से और 35 क्वेश्चन बाद में इसी वीडियो के अंत में आपको मिलेंगे। ठीक है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है, राहुल सक्रात्यान की आत्मकथा का नाम क्या है। राहुल सक्रात्यान की जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है। तो इनकी आत्मकथा का नाम क्या है। यहाँ पर आंसर जो आपका हो जाएगा बी नंबर, मेरी जीवन यात्रा। क्या हो जाएगा, मेरी जीवन यात्रा, जो कि 5 खंडों में विभाजित है। ये जो मेरी जीवन यात्रा है ये 5 खंडों में विभाजित है, याद रखना है। तो आपका आंसर भी हो जाएगा मेरी जीवन यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बकरी विलाप किसकी काव्य कृति है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपके सामने क्वेश्चन है और क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। आपसे कह रहा है बकरी मिलाप किसकी काव्य कृति है। तो बकरी मिलाप जो आपकी है वो आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। याद रखना है, बकरी विलाप जो आपका है ये व्यंग्यात्मक कृति है ना। बकरी विलाप हास्य व्यंग, ठीक है ना, हास्य व्यंग आपके है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। बाकी इनकी ढेर सारी रचना पढ़ा होगा आपने, भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम प्रलाप, प्रेम सुवर्ण, प्रेम तरंग, वर्षा विनोद, विनय प्रेम, है ना। तो ये इनकी आपकी ढेर सारी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है, जो कि क्वेश्चन दिया गया है, नील कुसुम किसका काव्य संग्रह है। तो नील कुसुम जो आपका है ये किसका काव्य संग्रह है। तो आपके दिनकर जी का है, यानी रामधारी सिंह दिनकर का एक प्रसिद्ध काव्य संग्रह है, इतिहास लिखा गया था। तो आप कहेंगे अभी आपने बता ही दिया है सर, ये भाषा है आपकी फ्रेंच भाषा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, फ्रेंच भाषा इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और पुस्तक का नाम था इस्तवार दाला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम बताना है। यहाँ पर देखा जाए तो सर आपका नंबर जो आपका हो जाएगा, आंसर वो आपका हो जाएगा किसका, तो आपकी जॉर्ज गियर्सन का है। अब्राहम जॉर्ज गियर्सन का ये हिंदी साहित्य के इतिहास का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो कि 1888 में ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के रूप में प्रकाशित की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है, इनमें से एक कृति जीवनी नहीं है, यानी इनमें से एक जीवनी नहीं है। कौन सी जीवनी नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया आवारा मसीहा जीवनी है, कलम का सिपाही आपकी जीवनी है, इतना तो आप लोग जानते ही जानते हैं। यहाँ पर देखो अन्या से अनन्या दिया गया है। क्या दिया गया है, अन्या से अनन्या, ये आत्मकथा है। ये क्या है सर, ये इनकी आत्मकथा है किसकी, ये बता दो जल्दी से, ये बताइए। अन्या से अनन्या जो आपका है किसकी, हमने आपको ट्रिक बताया था कि अन्य जो उगता है वो आपकी कहाँ पर, मतलब कह सकते हैं खेत, यानी प्रभात। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये आपकी प्रभा खेतान की है ना, अन्य जो उगता है वो खेत में, यानी प्रभा खेतान की है। याद रखना प्रभा खेतान की है, इसलिए ऑप्शन आपका जो दिया है वो आपका सी हो जाएगा। जीवनी नहीं है, आत्मकथा है, किसकी है, प्रभा खेतान की है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन, कौन रसवादी आलोचक कहे जाते हैं। रसवादी जो आलोचक कहे जाते हैं इनमें से किसे कहा जाता है। तो साथ ही इनका नाम जो आपका है डॉक्टर नागेंद्र है। क्या है, डॉक्टर नागेंद्र जो आपके हैं इनमें से डॉक्टर नागेंद्र ने ही अपनी प्रथम कृति में यहाँ पर फोकस किया है, यानी देखा जाए तो ये आलोचक के रूप में आपके प्रसिद्ध हुए हैं। तो जवाब जिसका आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी इनके और आलोचक हैं, रस सिद्धांत, नई समीक्षा, नए संदर्भ, समस्या समाधान, इनकी कुछ कृतियाँ आपकी हैं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है, वीरगाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या है। 44 की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों याद रखना, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई के द्वारा ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। वीर रस का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण आपका है, ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रसिद्ध कवि जो हैं सराहपा की रचना का नाम बताना है। तो सर सराहपा की जो रचना है उसका नाम क्या है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सराहपा की जो रचना है वो आपकी इनमें से क्या हो सकती है, यहाँ पर देना है तो दोहा कोश हो जाएगी। याद रखना है आपका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा सर, दोहा कोश, ये सिद्ध कवि सराहपा की रचना है। तो जवाब जिसका आ रहा है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर जी पौमचर्यु क्या है। तो पौमचर्यु के रचनाकार हैं आपके स्वयंभू, ठीक है ना। इसकी अगर आप लगा रहे हैं, अगर आप लगा रहे हैं कि पौमचर्यु, तो पौमचर्यु को जो रचनाकार आपके वो स्वयंभू हैं, है ना। क्या है, स्वयंभू है, याद रखना है, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है, सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय क्या है। आपका जो सही आंसर आपका हो जाएगा, महामुद्रा का मतलब होता है सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग, यानी एक यौगिक मुद्रा या अंग संयोजक को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा 46 नंबर में, वो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। सिद्धों का जो संबंध है हमने कहा था कि बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा से है, हमने आपको पढ़ाया है बेसिक वाली क्लास। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको हर चीज़ हमने आपको बता दिया है। तो सिद्धों का जो संबंध है बौद्ध धर्म की जो ब्रजयान शाखा है उसमें है।
तो इसमें महामुद्रा को व्याख्यात किया गया है, यानी तांत्रिक उपासना में साधना, है ना, योगिनी जिसे अपनी सहकानी बनाकर, है ना, कह सकते हैं एक प्रकार से साधना करता है ना, तो ऐसे हम लोग स्थिति या पद्धति को महामुद्रा कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार इनमें से कौन है। कह रहा है कौल ज्ञान निर्णय के जो रचनाकार आपके इनमें से कौन है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका हो जाएगा मत्स्येंद्र नाथ। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है वो आंसर आपका सही हो जाएगा। कौल ज्ञान निर्णय के जो रचनाकार हैं वो मत्स्येंद्र नाथ हैं, जो कि सिद्ध संप्रदाय के एक महायोगी आपके हैं। तो जवाब इनमें से आपका क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने और आपसे कह रहा है, हाँ उससे पहले आपको बता दें कि आप लोग हमारे ऐप से अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं और हिंदी साहित्य का आपने लाभ नहीं उठाया है तो इस लाभ को उठाइएगा मात्र 99 रुपये में, जहाँ पर आपको आदिकाल से आधुनिक काल तक पूरा डिटेल में आपको थ्योरी आपको मिलेगी। प्रिंटेड हाईलाइट नोट्स होंगे, बिल्कुल हाईलाइट होंगे, जिसमें आपको पढ़ना क्या है क्या नहीं पढ़ना है वो उसमें आपको हाईलाइट कर दिया है, जो पूछा गया है वो भी आपको हाईलाइट किया गया है। साथ में आपको नोट्स भी आपको कवि और रचनाएं होंगे। साथ में हमने कहा है कि हिंदी साहित्य मतलब होता है जीवन परिचय। अगर आप किसी बारे में पढ़ लेते हैं, मानी कि रामचंद्र शुक्ल के बारे में अगर आप हो गया तो जन्म मृत्यु ही केवल जीवन परिचय नहीं है, उनकी ढेर सारी रचना होती हैं। कौन सी रचना काव्यकृति है, कौन सी रचना आत्मकथा है, कौन सी कहानी है, वो जीवन परिचय में ही डिटेल मिलेगा। अगर आपने जीवन परिचय ही पढ़ के अगर आप चले जाते हो तो आधी से ज़्यादा हिंदी साहित्य आप लोग कवर कर लोगे, क्योंकि उसमें आपको हर चीज़ दी जाती है। तो हमारे PDF नोट्स में आपको 30 से ज़्यादा ही लोगों के जीवन परिचय मिलेगा, फुल डिटेल के साथ रचना भी होंगे, उनका जीवन साहित्य होगा, है ना, उनकी कौन सी रचना के लिए पुरस्कार ये भी होगा। साथ में टेस्ट सीरीज भी आपकी है। टेस्ट सीरीज क्या होगी, इसी में आपको कोर्स में 99 रुपये में ही टेस्ट सीरीज है। और टेस्ट सीरीज में आप चाहे LT ग्रेड के टेस्ट सीरीज लगाइए, चाहे आप KVS का फॉर्म भरे हो KVS का लगाइए। अगर आपने फॉर्म कह सकते हैं कि UP टेट का डालना है उसका भी आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। CTET का आपका लगा सकते हैं, चाहे फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो, या आपका अदर कोई शिक्षक भर्ती से भी आपका कोई भी आपका है टेस्ट सीरीज लगाना है तो इसमें लगा सकते हैं। सब सुविधा की गई है सिर्फ 99 में। और इसी के साथ क्लास नोट्स भी आपको दिए जा रहे हैं, है ना। साथ में आपको PY की क्वेश्चन भी आपके हैं और लगभग 2000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके हैं। कुछ वीडियो लेक्चर है जो आपको ऑलरेडी हम यूट्यूब में पढ़ाए हैं, तो सीधा उनकी लिंक वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ये सिर्फ और 99 रुपये में है ना। एक बार आप ऐप में जाइए, PDF आपको दी गई है, डेमो PDF वहाँ पर आप देखेंगे। एक बार आप PDF नोट्स ही केवल देख लेंगे तो आप लोग इसको परिचय जरूर करिएगा, ठीक है ना। बाकी आपने बताया है कि 999 रुपये वाली जो कोर्स आपने लिया है इधर उधर से, उसके तुलना में ये 1000 गुना आपको सही लगेगी जब आप खुद इसमें देखोगे कि नहीं हाँ सर हमने दूसरी जगह 99 का नहीं लिया है ना, 999 का लिया है और आपकी 99 की जो PDF है उन सबको पीछे कर दिया है, ठीक है ना। तो ऐप जो देव GK ट्रिक है वहाँ पर आप जुड़िए और 99 में अपनी पूरी तैयारी करिए, ठीक है ना। आइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 98 और 48 नंबर कह रहा है जस क्या दिया है, जब द्रास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी लरजने, जब शहादत लेते हिमगिर की चट्टानों लगी गरजने, तब जाग उठे ये शेर बबर पौरुष हुंकार उठा था, मातृभूमि की बलि देवी पर लहू पुकार उठा था। इन पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण व्यंजित हो रहा है। यानी 48 नंबर की बात करते हैं तो आपको पढ़ने से थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ना कि कह रहा है हुंकार शब्द आपका दिया है, बलिदान शब्द दिया है, यानी वीर रस को दिया है। और वीर रस जो आपका होता है उसमें आपका ओज होता है। क्या होता है गुण, ओज गुण होता है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है। यानी अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है। तो सर ये जो आपके हैं रामचंद्र शुक्ल हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, राइट इसका आंसर है यहाँ पर हो जाएगा। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है, सुंदर है विहग सुमन सुंदर मावन तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है। अब यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका आंसर हो जाएगा अधित पादत्व। क्या हो जाएगा, यानी ये जो पंक्ति है वो आपकी इसमें पंक्ति में जो आपका दिखा जाए सुमित्रानंद पंत के द्वारा ये मानव की श्रेष्ठता को दर्शाया गया है, जो कि उनके प्राकृतिक सौंदर्य से तुलना किया गया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये अतिशयोक्त दोष है। क्या है, अतिशयोक्त मतलब है अधिक योक्तिपूर्ण दोष किसे कहते हैं। हो सकता है इस जगह आपका नाम लिखा होता अतिशयोक्तपूर्ण दोष, तो भी आपका मतलब वही होता है, यानी बढ़ा चढ़ा के बोला गया। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन है हिंदी में अकविता का प्रवर्तक किसे माना जाता है। 51 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि हिंदी में अकविता का प्रवर्तक जो मानते हैं वो किसको मानते हैं। तो यहाँ पर आंसर जो आपका हो जाएगा सर वो आपका सी नंबर जगदीश चतुर्वेदी को मानते हैं। किसको मानते हैं, जगदीश चतुर्वेदी को माना जाता है। याद रखना जिसका ऑप्शन आ रहा है सी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है, नए इलाके में किसकी काव्यकृति है। नए इलाके में किसकी काव्यकृति है, 52 नंबर आपका दिया गया है और आपका जवाब सही हो जाएगा डी नंबर, ये अरुण कमल की है ना। नए इलाके में ये एक कविता है और ये कविता में निरंतर परिवर्तन को बताया गया है, जो कि अरुण कमल की है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह सच्चिदानंद हीरानंद वासन आज्ञे का नहीं है। तो हमने कहा सर हरी घास पर क्षण भर है,
अरि ओ करुणा प्रभा म है। आपसे पूछा है सीढ़ियों पर धूप किसकी रचना है? क्या सीढ़ियों पर धूप इनकी है? नहीं, रघुवीर सहाय की है। याद रखना, ये जो आपकी है वो सर रघुवीर सहाय की है। किसकी है? रघुवीर सहाय की है, याद रखना है। और आंगन के पार द्वार भी अज्ञे जी का है। ठीक है ना, क्लियर हो गया है। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह है सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञे का नहीं है? अब 54 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर हरी घास पर क्षण भी है, इंद्रधनुष रौंदे हुए हैं, इत्यलम भी है। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, कह रहा है भूरी भूरी खाक धूली किसकी काव्य कृति है? बताइए, भूरी भूरी जो आपका दिया गया है ये गजानन माधव की है। किसकी है सर? ये गजानन माधव मुक्तिबोधि की है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 55 में और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किनका संबंध रामधारी सिंह दिनकर जी से आपका है? तो रामधारी सिंह दिनकर की बात कर लेते हैं तो पहला ऑप्शन दिया गया है काव्यात्मक, जो दिया गया कामात्यात्मक समस्या आपका दिया है, पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का जो युगीन संदर्भ ये आपका दिया गया है, युद्ध दर्शन भी आपको दिया गया है। रामधारी सिंह दिनकर ने हमेशा ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस यहाँ पर किया, वीर रस किया है। सुधारवाद ये आपका इसमें ऐड नहीं है, यानी देखा जाए तो सुधारवाद जो आपका है इसमें नहीं है, यानी कामात्यात की समस्या उर्वशी में है। पौराणिक प्रसंग जो भारत चीन युद्ध हुआ है वो आपको मिलेगा परशुराम की प्रतीक्षा में। युद्ध दर्शन आपको मिलेगा कुरुक्षेत्र, हुंकार और स्मृति में। सुधारवाद में इन्होंने कोई रचना नहीं किया है। ठीक है ना, आइएगा नेक्स्ट, इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है प्रेमचंद की कहानी ईदगाह में हामिद की दादी का नाम क्या था? बताइएगा कि भैया प्रेमचंद की कहानी जो आप पढ़े होंगे आपने, ईदगाह कहानी पढ़ा है ना, हामिद की दादी का नाम जो था वो क्या था? बताइएगा। तो याद रखना हामिद की दादी का नाम था अमीना। याद आ गया? अमीना नाम था, अमीदा है ना, हामिद की प्यारी दादी थी जो पालन पोषण की जिम्मेदारी निभा रही थी। यहाँ पर अमीना इसका जो आपका आंसर है वो राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है? आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत आपकी नहीं है? यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की इसमें कोई कहानी आपकी नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए 57 नंबर में सर ये ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो सुखमय जीवन है, बुद्धू का कांटा है, उसने कहा ये भी है। सर जी ये 11 वर्ष का समय है क्या इनका? बताइएगा, 11 वर्ष का समय ये किसकी कहानी? 11 वर्ष का जो समय है ये किसका है? ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। ये जो आपका है ये रामचंद्र शुक्ल का है, याद रखना है, रामचंद्र शुक्ल का है, याद रखना रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है जैनेन द्वारा रचित कौन सा कहानी संग्रह नहीं है? पहला ऑप्शन देखो दिया है इंसान के खंडहर। क्या दिया है? इंसान के खंडहर किसकी रचना है? बताओ, इंसान के खंडहर इनकी रचना है? नहीं है, ये मोहन राकेश की है। याद रखना है इंसान के जो खंडहर हैं ये जो कहानी संग्रह है और मोहन राकेश का है, यानी पहला ऑप्शन जो दिया गया है वो है आपके मोहन राकेश का है, मोहन राकेश का है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर नीलम देश की राजकन्या, पाजेब और वातायन ये जैनेन्द्र कुमार की है। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक आपके हैं कौन? देखो अभी अभी आपको पढ़ाया गया ये क्वेश्चन है ना, मिला था कि सर ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है दुलाई वाली किस विधा की रचना है? दुलाई वाली किस विधा की रचना है? 60 नंबर आपसे पूछा गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा सर ये कहानी है। दुलाई वाली जो आपकी है ना ये एक बंग महिला थी और बंग महिला द्वारा लिखी गई ये हिंदी कहानी है ना। 1907 में ये आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी के द्वारा संपादित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है रंग में भंग नामक काव्यकृति के रचयिता आपके कौन है? यहाँ पर देखा जाए रंग में भंग की बात किया है तो ये आपके मैथिली शरणगुप्त का है। याद रखना है ये जो आपका मैथिली शरणगुप्त का है इनकी प्रमुख रचनाओं में देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लिखी गई थी है ना। तो इसका जो आंसर आपका दिया है वो आपका सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन दिया है द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता आपकी नहीं है? यानी द्विवेदी युग जो आपका पढ़ा होगा, द्विवेदी युग में हमने पढ़ाया था कि द्विवेदी युग में क्या क्या पर फोकस किया गया है। तो यहाँ पर याद रखना है द्विवेदी युग में जैसे गद्यात्मकता है, वैचारिकता है और इति वृत्तात्मकता है, लेकिन काव्यात्मक जो दिया गया है काव्यात्मकता ये इसका नहीं है। यानी द्विवेदी युग में जो काव्य साहित्य है उसमें यहाँ पर जो काव्यात्मकता है ये आपका नहीं है। बाकी आपको जो चीज़ें आपको दी हैं वो सब आपकी प्रधान शैलियाँ उसमें रहेंगी। ऑप्शन आपका भी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि अमृतलाल नागर ने अपने किस उपन्यास में दहेज समस्या की ओर संकेत किया है? तो इन्होंने दहेज जो समस्या वो अग्निगर्भा में किया है। किस में किया है? तो अमृतलाल नागर के द्वारा एक उपन्यास लिखा गया था अग्निगर्भा। अग्निगर्भा में दहेज समस्या की ओर संकेत किया गया है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे कह रहा है जैनेन्द्र कुमार के किस उपन्यास पर फीचर फिल्म बनी है? यहाँ पर याद रखना है जैनेन्द्र कुमार की जो आपकी एक उपन्यास है त्यागपत्र है ना, इस पर एक फिल्म भी बनी है।
याद रखना इसका जो ऑप्शन दिया गया है वह राइट आंसर आपका बी यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है मृणाल किस उपन्यास के स्त्री चरित्र का नाम है। यानी 65 की अगर हम बात कर लेते हैं तो सर आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, त्यागपत्र हो जाएगा। यानी त्यागपत्र उपन्यास जयनेंद्र कुमार के द्वारा रचित ये उपन्यास आपका है। तो भैया इसमें देखा जाए तो त्यागपत्र में मृणाल ये जो आपका है स्त्री चरित्र आपका है, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है मैला आंचल में किस गाँव की जीवन गाथा है। मैला आंचल जो कि फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा है, और इस उपन्यास में देखा जाए तो एक गांव है मेरीगंज गांव। कौन है, मेरीगंज गांव, याद रखना गौरीगंज ने लगा देना। मेरीगंज गांव है, उसकी कथा का वर्णन इसमें मिलता है, बिहार में है, पुड़िया जिले में है ना। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है मैला आंचल को, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास यशपाल के द्वारा रचित नहीं है। यशपाल के द्वारा देखा जाए तो आपका जो रचित नहीं है दादा कामरेड भी है ना, अमिता भी है, झूठा सच भी है, लेकिन पूर्वा पर नहीं है। भैया बताइए पूर्वा पर जो है वो किसकी रचना है। पूर्वा पर ये रमेश चंद्र शाह की है, याद रखना किसकी है सर, ये जो आपकी है रमेश चंद्र शाह की है, रमेश चंद्र शाह की है, याद रखना है ये जो आपकी रचना है, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन टोपी शुक्ला के लेखक इनमें से कौन है। टोपी शुक्ला के जो लेखक हैं इनमें से आपके कौन बनेंगे। तो सर ये टोपी जो होते हैं ना वो आपके मासूम लोग होते हैं, यानी टोपी शुक्ला के जो लेखक हैं, टोपी शुक्ला के लेखक राही मासूम रजा आपके हो जाएंगे, याद रखना है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन आपके सामने हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन ये किस प्रदेश से आपके जुड़े हैं। यानी इनके बारे में आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि सर ये आपकी उत्तर प्रदेश से आपके जुड़े हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है जो कि आपका व्याकरण आ चुका है। यहाँ पर आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश में बोली जो नहीं बोली जाती है वो आपकी भैया ब्रजभाषा, कन्नौजी, अवधी, आप कहेंगे पहाड़ी नहीं बोली जाती है ना, तो आपका आंसर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है। तो हिंदी भाषा को जो लिखते हैं वो आपके देवनागरी में लिखते हैं, यानी ऑप्शन आपका सी इसका राइट हो जाएगा। हमारे चैनल पर 8:50 में है ना 45 मिनट में आपको हिंदी की व्याकरण की क्लास आपको दी जाती है ना। 50 क्वेश्चन आपकी डेली प्रैक्टिस कराए जाते हैं, उस क्लास को अगर आप देखते रहेंगे तो व्याकरण की भी समस्या कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आपको मैराथन क्लास भी हमने अपलोड किया है, उनको भी आप लोग दे सकते हैं। तो हिंदी भाषा को किस लिपि में, देवनागरी में, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की आपकी नहीं है। तो भैया उत्तर प्रदेश की बोली कौन सी नहीं है, आप कहेंगे सर ये भोजपुरिया भी आएगी, कन्नौजी आएगी, ब्रज भी आएगा, लेकिन मेवाती जो आपकी राजस्थानी में आती है ना, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई थी। 73 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर 14 सितंबर 1949 को मान्यता दी गई थी है ना। इसी दिन को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, जो संविधान का अनुच्छेद 343 के फर्स्ट के अनुसार। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो हिंदी खड़ी बोली जो आपकी आई है वो सौर सेनी से आई है, यानी ऑप्शन आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, उच्चारण के स्थान पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान आपका है। यानी 75 की बात करते हैं तो सर ये आपका जो होता है ना इसको हम लोग बोलते हैं काकल्य, याद रखना है। कह रहा है जिन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान आता है। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए आपने पढ़ा सघोष पढ़ा, आघोष पढ़ा, वो चीज़ तो है नहीं है, तो नहीं है, तो इसीलिए आपको दे दिया गया सर ये जो आपका दिया है काकल्य, जिसमें हकार नामक ध्वनि आपकी निकलती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो आपका सर जी क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर है, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है। ला और सा का उच्चारण स्थान जो आपका होता है वो सजी आपके दंत से होता है। किससे होता है, दंत से होता है। जीवा का जो अगला भाग होता है उसके पीछे वाले हिस्से को छूना ये होता है दंत, यानी दांत से स्पर्श होना। और ला जो होता है पार्श्विक, और सा जो होता है एक दंत ध्वनि होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है और आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है स्वरों का उच्चारण होता है। तो आप कहेंगे सर स्वरों का जो उच्चारण होता है ना बिना किसी के सहायता से होता है, यानी स्वतंत्र होते हैं। जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, बिना किसी सहायता से बोले जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन धूरी भरे अतिशोभित श्याम जूत ऐसी बनी सुंदर सुंदर चोटी, खेलत खाद फिरे अंगना पर पैजंती बाजत पीरी कछौटी, यह रस पूछा गया है। यहाँ पर रस जो आपका आएगा सर जी कौन हो जाएगा, आपको मालूम है कि सुंदर चोटी है, यानी आपका वासल रस इसका हो जाएगा, सी नंबर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन रस निष्पत्ति की दृष्टि से भक्ति रस का आलंबन निम्नलिखित में से कौन नहीं हो सकता है। यानी भक्ति रस की अगर बात करते हैं तो भक्ति रस में आपका देवता, गुर्जन और यूसर ये आते हैं, ये पुत्र नहीं आता है ना, तो आपका आंसर आपका 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हाहाकार हुआ क्रंदन में कठिन वज्र होते थे चूर, पंक्ति में रस पूछा गया है।
सर यहाँ पर 80 नंबर दिया गया और 80 की बात कर लेते हैं तो दोस्तों याद रखिए इसमें आपका भयानक रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर भयानक रस का आपका आंसर हो जाएगा, भयानक रस बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि बन बितान रवि सस दिया फल भख सलिल प्रवाह अवन सेज पंखा अवन अवना कछु परवाह, इसमें रस क्या है? यानी सर 81 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर रौद्र रस ये भी नहीं कुछ है, बितान रवि शशि दिया गया है। तो सर जी यहाँ पर एक रस दिया है शांत रस, यानी जब कोई रस नहीं निकलेगा उसमें शांत रस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है किस रस में प्रायः किसी असाधारण या अस्वाभाविक बात का वर्णन होता है? तो ये वर्णन आपको मिलता है क्या? अद्भुत रस मिलता है, यानी किसी असाधारण या अस्वाभाविक बात का जो वर्णन मिलता है वो अद्भुत में। भाई जब आपने सुना नहीं है आपके लिए चमत्कार होगा, आपके लिए क्या होगा, बिल्कुल नई चीज़ आपकी होगी, तो वो अद्भुत होता है। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है एक और अजगरह लखी एक और मृगराय बिकल बट वही बीच ही परियो मूर्छा खाए, यहाँ पर रस पूछा गया है। हमने कहा सर जी 83 नंबर देख लीजिए और 83 की बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ये भयानक रस आपका हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ यहाँ पर पथिक है ना अजगर और दूसरी तरफ शेर को देखकर भय के कारण मूर्छित हो गया है। एक तरफ अजगर है दूसरी तरफ आपका शेर है, तो यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शब्द अलंकार आपका नहीं है? तो 84 नंबर दिया गया है। 84 की बात करते हैं तो शब्द अलंकार में अतिशयुक्त नहीं आता है, बाकी इसलिए संयमक है, अनुप्रास है ना, ये सब आपके आते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका अतिशयुक्त इसमें नहीं आता है ना, ये शब्द अलंकार का नहीं अर्थ अलंकार का है। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि बिनु पर चलाए सुनाए बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधाना, ये लगभग प्रैक्टिस सेट में आपको मिलता भी है, यानी बिना पैर के, है ना, हमने बताया था पिछले वाले वीडियो में कि बिना मेहनत के भैया जब काम हो जाए, है ना, बिना काम के जब सब कुछ काम हो जाए बिना मेहनत के भैया वही आपका होता है, समझ लो। ये कौन सा है आपका है? तो आप कहेंगे सर ये जो आपका है विभावना है। क्या है सर? विभावना हो जाएगा, बिना पैर के चल पा रहा है, बिना कान के सुन पा रहा है ना, यानी ये सर विभावना होता है कि भैया कुछ मौजूद नहीं है लेकिन काम हो रहा है। इसी का उल्टा होता है विशोक्ति, कि कारण का होते हुए काम नहीं हो पाता है, जैसे पानी बीच मीन प्यासी मुई सुन सुनियावे हंसी, पानी रहते हुए भी मछली प्यासी रह जाती है, वो विशोक्त होता है, यानी उसमें पानी मौजूद है फिर भी प्यासी है। यहाँ पर कान नहीं है, पैर नहीं है, फिर भी काम हो रहा है, तो दोनों में क्या होते हैं? उल्टा होते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है गोरे मुख पर श्याम तिल लागत अति अभिराम मानव चंद बिछाई के पौढ़े साल गराम, यहाँ पर अलंकार पूछा गया है। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर जब सबसे पहले एक पॉइंट आ जाता है मानव हूँ तो भैया ये उत्प्रेक्षा अलंकार की ओर फोकस करता है, तो आप समझ आपका ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है किस छंद में 28 मात्राएँ होती हैं और यति 16 और 12 मात्राओं पर होता है? तो जब सर जी 26 की अगर बात कर लेता, अगर 26 की बात कर लेता तो गीतिका हो जाता, लेकिन यहाँ पर सर जी बात हो रही है 28 की, तो हर गीतिका होता है। जब आप 16 और 12 पर जाएंगे तो आपको विराम मिलेगा यानी यत मिलेगा, है ना, और अंत में लघु और गुरु वर्ण का होना भी जरूरी है, यानी लघु भी होगा और इसके बाद गुरु भी होगा, 1S, है ना, यानी ऐसे आपका होना जरूरी है। ये होता है आपका कौन? हर गीतिका होता है। अगला दिया है सोरठा के विषम चरणों में कितनी मात्रा होती हैं? तो सोरठा जो आपका होता है वो दोहे का उल्टा होता है, और जो दोहे का उल्टा होता है तो इसके विषम क्षेत्रों में 11 आपकी हो जाती हैं, एक 3 में 11 होती हैं और दोहे में एक 3 में 13 होती हैं। तो आपको मालूम है कि दोहे का उल्टा सोरठा है तो विषम चरणों में आपकी 11 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है कि निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है? कह रहा है रावण रथी विरुद्ध रघुवीरा देख विभीषण भयो अधीरा अधिक प्रीति मन भा संदेहा बंदी चरण का सहित स्नेहा, यहाँ पर आपसे पूछा है सर इसमें जो छंद है वो आपका है क्या? तो भैया मात्रा लगाना है तो आप मात्रा भी लगा दीजिएगा। यहाँ पर देखो आपका डबल हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा, डबल हो जाएगा, सिंगल 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 हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा, डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा। छोटाओं की मात्रा में एक होता है कि 2 होता है? अगर तो ये है देखो 2 4 2 6 2 8 8 4 12 12 4 16, यानी 16 आ रहे हैं और 16 हैं तो आपका सजी चौपाई हो जाएगा, तो ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। छोटाओं में तो एक ही होती है ना मात्रा। अगला देखो दिया गया है, कह रहा है पो धन अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? पो धन अन किस स्वर संधि का है? तो 90 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ये आपका पो धन अन यानी पवन होता है, यानी अयादि संधि हो जाएगा, है ना, यानी बीच में वा भी आ रहा है तो बिल्कुल आप ऐसा पहचान कर पाएंगे। सजी जब ओ के साथ कोई भिन्न स्वर आता है तो सजी आपके आदि में हो जाता है। विपद धन जाल दिया है, विपद जाल में संधि पूछा है तो आप कहेंगे सर इसमें आपका व्यंजन संधि हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। महेंद्र का संविच्छेद आपसे पूछा गया है तो सर महेंद्र का जो संविच्छेद हो जाएगा वो आपका राइट हो जाएगा, महाधनिंद्र बनेगा, यानी सर महाधन इंद्र बनेगा, तो ऑप्शन आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। गुण संधि बनेगा क्योंकि एक ही मात्रा दी गई है तो गुण संधि आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है राज दरबार में समास पूछा गया है। अब आप ये बताइए सर जी राज दरबार यानी राजा का दरबार, है ना, राजा का दरबार दिया है तो आप कहेंगे सर ये आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास में, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है यथा संभव में कौन सा समास है? यथा संभव में जो समास आपका है इनमें से क्या हो जाएगा?
तो याद रखना 94 का ऑप्शन बनेगा, यथा संभव में अव्ययी होता है, क्योंकि यथा जो आपका दिया गया है वो एक आपको उपसर्ग है, और जिस समास में उपसर्ग होता है वो हमेशा क्या होता है, अव्ययी भाव होता है। चिराग तले अंधेरा, इस लोकोक्ति का अर्थ आपको देना है। तो सर जी चिराग तले अंधेरा यानी होता है निकट के दोष को न देख पाना, है ना, निकट के दोष को न देख पाना, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आसमान से गिरा खजूर पर लटका, यानी एक नई मुसीबत आ गई आपके सामने, तो एक नई मुसीबत यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है किनारे लगना, इस मोहरे का अर्थ क्या होता है, तो सर जी किनारे लगना इस मोहरे का अर्थ क्या बनेगा, तो कहेंगे सर जी 97 नंबर का ऑप्शन जो आपका है किसी कार्य को समाप्त होना, ऑप्शन आपका ए बनेगा। निम्नलिखित में से कौन शब्द जो आपका तद्भव यहाँ पर नहीं है, तो हमने कहा सर जी जो आपका तद्भव नहीं है ना, तो कौन सा नहीं हो सकता है, यहाँ पर देखिएगा। तो पहला ऑप्शन दिया गया है धरती, दिया गया है धरती, दीपावली सही है, नाच दिया है, नेवला दिया गया है, तो तद्भव नहीं है, यानी कुछ तो गड़बड़ लग रहा है क्या भाई, तद्भव नहीं यानी तत्सम होना चाहिए, है ना, और दीपावली ये तो शुद्ध लग रहा है, दिवाली अगर होता तो फिर डाउट हो जाता। यानी यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका जो आंसर दिया गया है 98 में धरती जो आपका दिया है पृथ्वी होता है, नेवला का तो नकुल होता है, नाच का नृत्य होता है, यानी दीपावली इसका तत्सम हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी वाला आपका बनेगा, क्योंकि धरती का होता है पृथ्वी होता है, तो सर जी आपका जो आंसर बनेगा वो आपका बी नंबर, ये तद्भव नहीं है, तत्सम आपका है, याद रखना। अगर दिवाली होता, दिवाली हैप्पी दिवाली, तो वो तद्भव होता, लेकिन दीपावली ये शुद्ध होता है, तो आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द इनमें से क्या कहलाते हैं। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखो दिया गया है वर्तमान स्थिति तद्भव रूप में पहुंचने के मध्य में लगा दिया है, यानी मध्य जब लगा देता है तो ये अर्ध तत्सम होता है, क्या होता है सर, अर्ध तत्सम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तत्सम दिया गया है, तो सर जी यहाँ पर देखा जाए कौन सा तत्सम आपका दिया गया है, माँ तो होगा नहीं, मछली भी नहीं होगा, केला भी नहीं होगा, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, जो आपका दिया गया है अमूल्य, है ना, अमूल्य जो आपका दिया है वो आपका तत्सम हो जाएगा। है यानी तत्सम नहीं है, तो आप कहेंगे सर गायक है, नायक है, सावक है और उपखान दिया गया है, और खा जो आपका है अधिकतर आपको मिलता नहीं है, यानी खा जो आपका दिया है वो तो अधिकतर आपको मिलता नहीं है, यानी खा शब्द आपके तद्भव में ज्यादा से ज्यादा मिलता है, क्योंकि खा का परिवर्तन छा में तत्सम में आपको मिलता है, तो सर जी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सर जी दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव आपका नहीं है, यानी तद्भव नहीं है 102 नंबर, बताइएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन दिया गया है कि सर जी कौन तद्भव नहीं है, तो देखो ये उपज है, उपला है, उपाल भी, लेकिन तद्भव शब्द जो दिया है ना ये तत्सम आपका है, तत्सम तद्भव आप पढ़ते हैं ना, तो याद रखना जो तद्भव शब्द आपका है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तद्भव शब्द जो दिया है ना ये तत्सम आपका है, क्या है सर, ये याद रखना है, ये तत्सम आपका है, याद रखना ये क्या है, ये तत्सम आपका है, याद रखना है, नोट कर लीजिएगा कि तद्भव शब्द तद्भव नहीं है, ये शुद्ध शब्द आपका है जो संस्कृत भाषा से लाया गया है, तो ये तत्सम आपका है, याद रखना इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी दिमाग में उल्टा समझ लेते हैं तो गलती होती है। कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है, यानी यहाँ पर देखा जाए सर जी कौन सा तत्सम नहीं है, तो हमने कहा सर जी रा लगा है यानी ये तत्सम आपका है, कोंकण भी आपका अड़ा है तत्सम है, पंचम अक्षर आपका है ये भी आपका है, उलझन आपका नहीं होगा, यानी सर उलझन आपका नहीं होगा, याद रखना उलझन आपका नहीं होगा। अगला दिया गया कौन शब्द आपका तत्सम नहीं है, तो चलिए देखो चैत है, ज्येष्ठ है, आषाढ़ है और फाल्गुन है, तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो ता का परिवर्तन त्रा में होता है, यानी चैत का होता है चैत्र, यानी त्रा परिवर्तन हो जाता है, इसलिए आपका आंसर नंबर ये आपका तद्भव है, इसका जो आपका होता तो आपका चैत्र हो जाता, सर क्या हो जाता, चैत्र हो जाता। वह शाम को घर आएगा, वाक्य में वृत्ति के आधार पर कौन सा भेद है, वह शाम को आएगा, तो ऐसा तो नहीं है कि सर जी नहीं आएगा, वो शाम को आएगा तो आएगा, ये निश्चय है, जब भी किसी की बात की जाए वो निश्चय होता है, यानी मोदी जी अगर कानपुर के लिए बोला जाए कि मोदी जी 25 तारीख को कानपुर आएंगे तो आएंगे 100% आएगा, चाहे वो एरोप्लेन से आए और बारिश होगी तो चाहे वो गाड़ी से आए, यानी समझ गए ना, ये निश्चय आपके होते, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, राइट आंसर है। वह भोजन बनाता है वाक्य में कौन सा पक्ष है, वह भोजन बनाता है वाक्य में कौन सा पक्ष है सर, यहाँ पर बताइए आंसर क्या हो जाएगा, तो भैया याद रखना वह भोजन बनाता है, यहाँ पर जो आंसर होगा वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देना है, थोड़ा नया क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, तो ये याद रखना ये वह भोजन बनाता है। अब बताइएगा इसका आंसर क्या किया जाएगा, तो इसको आप डायरेक्ट नोट कर लिए, आवृत्ति मूलक होता है, क्या होता है सर ये आवृत्ति मूलक होता है, इसको आपको नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। तो जी से और द्वारा जो आपका से कामा के द्वारा जो होता है वो किसका होता है, यहाँ पर देखा जाए ये परसर्ग जो होता है एक करण होता है, करण से कामा द्वारा, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो सर वीर शब्द का स्त्रीलिंग होता है वीरांगना, क्या होता है वीरांगना, ऑप्शन आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगर ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको नंबर दे देंगे, ठीक है ना, ऐसा कैसे नहीं हो सकता कि आए ना आप, अगर आप हमारे यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं तो आपको आएगा जरूर। सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है, यानी सर एक वचन में ही जो रहता है, और एक वचन में जनता, या देखिए भीड़ जनता,
ये हमेशा एक वचन में ही रहती है, नोट कर लेना। ये जनता तो ढेर सारी दिखती है, लेकिन जनता शब्द का प्रयोग हम एक वचन में ही करते हैं, आपका बी हो जाएगा। अपने जीवन पर लिखी गई जो आपकी कथा होती है, तो भैया अपने जीवन पर जो आपकी कथा है ना, उसको हम बोलते हैं आत्मकथा, ऑप्शन डी बनेगा। पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय पूछा है तो आपके लिए एक मूल शब्द निकलेगा पुस्तक, और ई जो निकलेगा, ई निकलेगा वो सर आपका हो जाएगा क्या, प्रत्यय, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा, राइट। अगला देखो दिया है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प है स्मरण का विलोम है। स्मरण मतलब जानते हो याद रखना, तो इसका विलोम हो जाएगा विस्मरण, यानी ऑप्शन आपका सी इसका राइट हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प है जो संक्षिप्त का विलोम होता है, यानी सर संक्षिप्त का विलोम होता है क्या, आपको संक्षेप में पढ़ाओ, हम कहेंगे हम विस्तार में पढ़ाएंगे, तो आपका आंसर डी हो जाएगा, विस्तृत हो जाएगा। समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द के लिए जो सही पर्यायवाची आपकी है वाक्य है क्या, यानी कि अगर बात कर लेते हैं तो यमुना का परिचय कृष्णा दिया गया है, ठीक है, सूर्य सुता दिया गया है, ठीक है, तटनी तो आपका नहीं होता है, ये आपका नदी का होता है। सही बी नंबर आपका सही हो जाएगा, कालिंदी, कृष्णा, सूर्य सुता, ऑप्शन आपका बी बनेगा। सर अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है और आपसे क्या क्वेश्चन दिया गया है इसको भी आपको देखना है। निम्नलिखित शब्दों में से सही अर्थ भेद आपसे पूछा गया है, यानी सही अर्थ चंचल और चंचला दिया गया है। अब आप ये बताइए कि सर जी जो चंचल आपका दिया है, चंचल और चंचला दिया है, तो चंचल मतलब आपका क्या हो सकता है, चंचल बिजली को कहते हैं विद्युत, और चंचला मतलब होता है गतिशील। सही जवाब आपका बी के साथ है, राइट हो जाएगा। सर जी सह अपस्यता का हिंदी अनुवाद क्या होता है, सह अपस्यत का हिंदी में अनुवाद इनमें से क्या हो जाएगा, तो सह मतलब होता है वह, है ना, अपस्यत मतलब आपका देखना, यानी वह देखना तो होगा नहीं, इसका मतलब आपका सी हो जाएगा उसे देखना, क्या उसे देखना, क्योंकि सह का एक अर्थ उसे भी होता है या उसने देखा, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, उसने देखा। क्या बोलेंगे, उसने देखा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, लड़का जा रहा है, लड़का जा रहा है, तो भैया लड़का जा रहा है यानी लड़का मतलब बालका, है ना, जा रहा था यानी था शब्द आपका दिया है तो वह गच्छाम पे होगा नहीं, गच्छन्ति नहीं होगा, गच्छति दिया है लेकिन इसम दिया है, तो आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन हो जाएगा बालका गच्छत इसम, यानी आंसर आपका फर्स्ट नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला देखो दिया है, आपसे कह रहा है किरातार जो नियम किसकी रचना है, ये जो आपकी रचना है वो भारवी जो आपके कवि थे, इन कवि की आपकी है ये महाकाव्य जो आपके, ये जो आपके है ना ये महाकाव्य, यानी महाकाव्य किरात जूर नियम ये भरावी की रचना आपकी है, महाकाव्य है, याद रखना है। 18 सर्गों में यहाँ पर वीर रस की इसमें प्रधानता मिलेगा। अगला देखो दिया गया है कि आत्मने पदी धातु आपका नहीं है, आत्मने पदी धातु आपकी नहीं है, यानी आत्मने पदी धातु आपका नहीं है इसमें से, यहाँ पर देखा जाए तो सर 19 नंबर की बात कर लेते हैं, तो याद रखिए आस है, सी है, युद्ध है, लेकिन आपका हो नहीं है, ये आप लोगों के लिए नया होगा, अगर आपको संस्कृत आती होगी तो जरूर आप करेंगे। लास्ट क्वेश्चन दिया है कि महाकवि माघ की प्रसिद्धि जो आपकी है, यानी महाकवि जो माघ है इनकी प्रसिद्धि किस रूप में देखने को मिलती है, यहाँ पर देखा जाए तो इनकी जो प्रसिद्धि है वो किस रूप में मिलती है, यहाँ पर आपको देना है, यानी इनको हम लोग कहते हैं माघे संति त्रयो गुणा, क्या बोलते हैं, महाकवि का एक पंक्ति है माघे संति त्रयो गुणा, यानी जो आपके माघ हैं इनमें तीनों गुण आपके हैं, इनमें तीनों गुण आपके हैं, यानी यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। इन तीनों के लिए है, उपमा के लिए, अर्थ गौरव के लिए, पद ललित के लिए, यानी इन तीनों के लिए महाकवि माघ की प्रसिद्धि आपकी है, माघे संति त्रयो गुणा, यानी आपका आंसर डी के साथ है, राइट हो जाएगा। तुलसीदास किसकी काव्य रचना है, वन को ऑप्शन देना है कि तुलसीदास किसकी काव्य रचना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, ये है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, यानी ये छायावाद के सबसे महत्वपूर्ण कवियों में इनका नाम आता है, और इनके बारे में हमने आपको डिटेल में आपको छायावाद के बारे में बता दिया है। तो आप कहेंगे तुलसीदास किसकी काव्य रचना है, तो आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हो जाएगी। बाकी इनकी रचना आपने जानते हैं, जैसे अनामिका है, आपकी परिमल है, कुकुरमुत्ता है ना, इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राम की शक्ति पूजा किसकी काव्य रचना है, राम की शक्ति पूजा किसकी काव्य रचना है, लेकिन आपसे पूछा है किस श्रेणी की कविता है, तो याद रखना ये लंबी कविता है, यानी लंबी कविता है ना, जो कि यहाँ पर देखा जाए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये रचना है, ये लंबी कविता में आपकी आती है, और जो अनामिका नामक काव्य संग्रह है उसी में आपकी संकलित की गई है। तो आपका जो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखना है। जैसे सरोज स्मृति हो गया, तोड़ती पत्थर हो गया, प्रेयसी और रेखा सची, ये आपकी इनमें आपकी आती है लंबी कविता में। अगला दिया है कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन है, तो कला और बूढ़ा चांद के लेखक इनमें से कौन हो जाएंगे, तो आप कहेंगे सर ये आपके सुमित्रा नंदन पंत हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत, जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है ना। और देखा जाए तो भैया यहाँ पर इनकी जो रचना है ये एक नाटक संबंधी आपका है, और भी इनकी रचनाएं आपकी हैं, युगवाणी भी आपकी है, युगांत भी है, ग्राम्य है, चिदम्बरा है, इनकी कुछ रचनाएं हैं। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेव वर्मा की नहीं है,
तो महादेवी वर्मा की रचना की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यामा भी है, आपकी दीपशिखा है, निर्जा है, आंगन के पार द्वार नहीं है। अब आप बताइए कि आंगन के पार द्वार किसकी है? अज्ञे जी की है। किसकी है? तो अज्ञे जी की है। अज्ञे जी की आपकी ये रचना है, ये याद रखना है, ठीक है ना। और याद होगा कि यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, है ना, यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये भी याद रखना है। सर अगला पॉइंट दिया गया है कि जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रजभाषा में बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया था? तो 5 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये है आपका प्रेम पथिक हो जाएगा। छायावाद वाला जो हमने आपको दिया है बेसिक वाला क्लास, उसको देखा है ना, उसमें आप लोग नहीं देखे तो देख लीजिएगा। छायावाद जो आपकी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो छायावाद आप जरूर देखिएगा। हमने एक एक बारे में अच्छी तरीके से आपको डिस्क्राइब करके बताया, जयशंकर प्रसाद की पूरी जीवन लीला, आपके सूर्यकांत त्रिपाठी नोएडा के बारे में, है ना, सबको अच्छी तरीके से बताया, तो उसको जरूर देखिएगा, वहाँ से सब क्वेश्चन बनेंगे। तो इसका सर आपका प्रेम पथिक हो जाएगा, यानी जयशंकर प्रसाद की एक कृति है जो पहले ब्रजभाषा में और बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया था। प्रेम पथिक इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और सर ये 1914 में, कब? 1914 में यह रचना आपकी प्रकाशित हुई थी, याद रखना है, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिया गया है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा की रचनाओं का सही क्रम इनमें से क्या है? तो देखो सबसे पहले इनकी रचना है निहार, है ना। अगर आपसे पूछे महादेवी वर्मा की पहली रचना कौन है? निहार थी, याद रखना निहार है। और निहार जो आपकी आई थी इसका मतलब है ये ऑप्शन तो यहाँ से हटा दीजिए और ये ऑप्शन हटा दीजिएगा। निहार जो आपकी है सर, निहार के बाद देखा जाए रश्मि आई थी, रश्मि के बाद निर्जा, यानी देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी आ रहा है। याद रखिए निहार जो आपकी थी 1930 में, फिर रश्मि आपकी 32 में, निर्जा आपकी 34 में और दीपशिखा आपके यहाँ पर 42 में, यानी 1942, ठीक है ना। तो ये याद रखना ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत दुर्दशा किसकी रचना है? आप कहेंगे सर भारत दुर्दशा, और ये जो आपकी है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, यानी सर जी ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा कौन है? बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। जो कि यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो ऑप्शन आ गया है भारत दुर्दशा, यानी आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो इनके द्वारा और भी आपके नाटक हैं, जैसे आपका अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवती, है ना, साथ में देखा जाए तो नील देवी, चंद्रावली, इन्हीं के बहुत महत्वपूर्ण आपके नाटक हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारतेंदु का मौलिक नाटक नहीं है? तो भारतेंदु का मौलिक नाटक नहीं है, याद रखना है यहाँ पर जो पाखंड विडंबन है, कौन है? पाखंड विडंबन जो आपका है ये इनका मौलिक नाटक नहीं है, ये अनुदित नाटक है, यानी दूसरे नाटक का अनुवाद किया है। तो ये जो नाटक है वो अनुदित नाटक है। क्या है सर जी? ये अनुदित नाटक आपका है, इनका ये अनुदित नाटक है, याद रखना है, ठीक है ना। बाकी प्रेम जोगनी, विस्मय विस्मोधम, चंद्रावली, ये भारतेंदु के ही आपके नाटक हैं जो कि मौलिक नाटक हैं। इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? तो देखो भैया भारतेंदु की कौन सी रचना नहीं है? तो हमने कहा सर यहाँ वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवती, विशस विस्मोधम और बादशाह दर्पण भी है, लेकिन पद्मावती, ये पद्मावती तो मलिक मोहम्मद जायसी की है ना, ये किसकी है? तो आपकी ये जायसी की है, याद रखना है, ये आपकी जायसी की हो जाएगी, याद रखना है। क्लियर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? अतीत के चलचित्र रचना किसकी है? महादेवी वर्मा की है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा, महादेवी वर्मा हो जाएगा। बाकी इनकी रचना में स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, है ना, यहाँ पर जो आपका आंसर दिया गया है वो ऑप्शन नंबर आपका बी के साथ है, राइट हो जाएगा, याद रखना है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? 11 नंबर आपसे कह रहा है। तो सर जी याद रखना है, आषाढ़ का एक दिन दिया है, लहरों के राजा हंस याद अधूरे हैं, ये तो हैं, लेकिन कन्यादान नहीं है ना, याद रखिएगा। जो आपका कन्यादान है ये मोहन राकेश का नहीं है। कन्यादान जो नाटक है विजय तेंदुलकर का है। किसका है? ये आपके विजय तेंदुलकर का है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। अरुण यह मधुमय देश हमारा गीत जयशंकर प्रसाद की किस कृति से लिया गया है? तो याद रखना ये गीत जयशंकर प्रसाद के द्वारा है, जो आपके चंद्रगुप्त नाटक है, तो चंद्रगुप्त नाटक से है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कि सर जी जो चंद्रगुप्त नाटक था इसकी एक पात्र थी कार्नेलिया, है ना, कार्नेलिया जो आपकी थी विदेशी आपकी महिला थी, और एक अलका थी, दो आपकी थी जो विदेशी थी, और ये आपके देखा जाए तो ये क्या थी भैया? ये आपकी इसकी नायिका आप मतलब रही हैं, रानियां थी आपकी, है ना। तो इसका आंसर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है, रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार कौन है? रेल का यहाँ पर दिया है, रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार आपसे पूछा गया है। और सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा बताइएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है इसका आंसर बताइएगा, सभी लोग कमेंट करिएगा। यहाँ पर जो आपसे दिया गया है, आपसे क्वेश्चन दिया गया है रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार। सर जी 13 नंबर का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सर ये बालकृष्ण भट्ट आपके हैं, कौन है? बालकृष्ण भट्ट, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका सी नंबर है, और राइट आंसर आपका इसका हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सर जी अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मालुका कह गए सबके दाता राम, यानी एक नाम ही आपको मिल गया होगा दास मालुका। तो सर ये आपके दास मलूक दास की है, यानी आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, ये मलूक दास का ये दोहा है, याद रखना है। यानी जिस प्रकार अजगर कोई नौकरी नहीं करता और पंछी कोई काम नहीं करता,
फिर भी इन्हें भोजन मिलता है क्योंकि सबके देने वाले राम हैं। यानी ये कह रहा है कि भैया राम ने बनाया है तो राम ही आपको देंगे कुछ न कुछ खाने को। निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम बताना है। तो यहाँ पर देखो नहीं पूछ लिया है न आने वाले, तो हमने कहा संत में आपके कबीरदास हैं, दादू दयाल भी हैं, गुरु नानक भी हैं, लेकिन जो नंददास हैं, क्या है सर जी, ये जो आपके नंददास हैं ना, ये संत परंपरा में नहीं आते हैं, याद रखना है। ये नंददास भक्ति शाखा में है, जो आपके अष्टछाप के कवि में आते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो दिया है, कंजूस और सोना किसकी रचना है। कंजूस और सोना किसकी रचना है, तो सर जी 16 नंबर का ऑप्शन बनेगा, सी नंबर है, ये अज्ञे जी की है। याद रखना है कंजूस और सोना किसकी रचना है तो याद रखना ये अज्ञे जी की रचना है, अज्ञे जी की रचना है या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। एक बार क्वेश्चन नंबर आपके 16 पर देखिएगा, 16 नंबर आपसे जो दिया गया है कंजूस और सोना, ये अज्ञे जी की नहीं होगी, याद रखना ये निराला जी की है। याद रखना, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कंजूस और सोना जो आपकी रचना है ये आपकी किसकी है, तो निराला जी की आपकी रचना है, याद रखना है, ठीक है ना। इनकी और भी आपकी कहानियां हैं, जैसे आपका हिरनी, भेड़िया, है ना, दो घड़े, सुकुल की बीबी, है ना, इन्हीं की आपकी थी, तो ये आंसर निराला हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है अलवार वैष्णव की संख्या आपकी कितनी है, यहाँ पर बताना है। आपसे कह रहा है सर जी अलवार जो आपके संत थे, है ना, इनकी संख्या पूछा गया है, बताइएगा अलवार संतों की संख्या कितनी है। अलवार संतों की जो संख्या मानी जाती है वो सर जी आपकी मतलब अलवार वैष्णव आपसे पूछा गया ना, आपसे पूछा है अलवार वैष्णव, तो याद रखना इसका जो आपका आंसर बनेगा 17 नंबर में वो ऑप्शन डी हो जाएगा, 12 इसका आंसर बनेगा। याद रखना कि जो अलवार तमिल कवि और संत थे, अलवार वैष्णव की संख्या 12 है ना। और देखा जाए तो अलवार संतों को भक्ति आंदोलन का जन्मदाता भी माना जाता है। अगला देखो दिया गया विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध कृति का नाम क्या है, तो विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध कृति है, और यहाँ पर देखा जाए तो इस कृति का नाम क्या है, यहाँ पर देखा जाए तो कुछ चंदन की कुछ कपूर की, क्या कुछ चंदन की कुछ कपूर की, ये विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध कृति है। याद रखिए इनको यहाँ पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है। यानी हिंदी साहित्य में जो आपके सरदार पूर्ण सिंह हैं, इनकी यहाँ पर देखा जाए तो पॉपुलर हुए थे एक निबंधकार के रूप में, है ना, यानी निबंधकार के रूप में आपके हैं, और श्रेष्ठ द्विवेदी युग के एक श्रेष्ठ कह सकते हैं कि एक आपके निबंधकार आप कह रहे हैं। 6 निबंध केवल लिखा इन्होंने और उसी से बिल्कुल अपने पॉपुलर हो गए हैं। यहाँ पर दिया गया है सूर काव्य के विषय में कौन सा कथन गलत दिया गया है, यानी 20 नंबर में पहला ऑप्शन दिया गया है सूर का वात्सल्य वर्णन आपका अद्भुत है, बिल्कुल सही है। सगुण भक्ति का प्रतिपादन है, भाषा देखो अवधि दिया है, और आपको मालूम है कि सूरदास की भाषा आपकी है वो ब्रजभाषा है, तो ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा। सूर काव्य मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है, जो कि सही दिया गया था। अगला दिया गया है, आपसे कह रहा है सर भ्रमर दूत के रचनाकार पूछा गया है, कह रहा है यहाँ पर पूछा है भ्रमर दूत के रचनाकार इनमें से कौन है। चलिए भैया जवाब देना है 21 नंबर में, तो याद रखना ये आपके सूरदास हो जाएंगे या आपके कौन हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो 21 नंबर का जो ऑप्शन है ये यहाँ पर आंसर आपका होगा क्या। बहुत प्यारा क्वेश्चन दिया गया है, यानी ऐसा क्वेश्चन जो आपका दिया है जो कंफ्यूज करेगा, यहाँ पर आपको कंफ्यूज करेगा। यहाँ पर दिया है भ्रमर दूत के रचनाकार, क्या दिया गया है, भ्रमर दूत के रचनाकार आपसे पूछा गया है, और भ्रमर दूत के रचनाकार जो आपके हैं वो याद रखना है सत्यनारायण कवित्त रत्न आपका होगा आंसर, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। याद रखना जगन्नाथ रत्नाकर नहीं लगाना है, यहाँ पर जो लगाना है वो सत्यनारायण कवित्त रत्न इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। याद रखना 21 का ऑप्शन आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है जुगमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। 22 नंबर दिया है, और याद रखना है इसका जो आपका आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो 22 नंबर है, और 22 का ऑप्शन आपका जो बनेगा बी हो जाएगा। ये कृष्णदास हैं, कौन है भैया, ये कृष्णदास आपके हैं, यानी बल्लभ संप्रदाय के कृष्णदास, ये गोस्वामी विट्ठलनाथ के द्वारा जो स्थापित अष्टछाप कवि रहे हैं उनमें से आपके एक हैं। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका हो जाएगा कृष्णदास, इसका आंसर राइट हो जाएगा। जुगमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक आपके कृष्णदास हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है अष्टछाप के संस्थापक इनमें से कौन थे। तो यहाँ पर देखिए अष्टछाप की जो संस्थापना है यानी स्थापना है ये आपकी 1565 में की गई थी। कब से जी, तो आपकी 1565 ईस्वी में आपकी की गई थी, और ये जो किया गया था विट्ठलनाथ के द्वारा किया गया था, यानी विट्ठलनाथ इसका जो आपका आंसर बनेगा वो सर जी आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। कवियों की बात करते हैं तो हमने कहा सर जी 4 शिष्य जो आपके थे वल्लभाचार्य के और 4 आपके विट्ठलनाथ के थे। इनमें से देखा जाए तो गोस्वामी कह सकते हैं गोविंद स्वामी, क्षीर स्वामी, चतुर्बुद्धदास, नंददास, कुमनदास, सूरदास, परमनदास, कृष्णदास, है ना, ये आपके होते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो विट्ठलनाथ के आपके 4 स्टार्टिंग में जो बताया गोविंद स्वामी, क्षीर स्वामी, चतुर्बुद्धदास, नंददास, ये आपके विट्ठलनाथ के थे, बाकी 4 आपके थे वो आपके वल्लभाचार्य के थे। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिया गया है कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी।
यहाँ पर 24 नंबर है, 24 की बात कर लेते हैं तो ये किया था आपके संवत 1631 में किया था, है ना। यानी विक्रम संवत जो आपका 1631 है, यानी यहाँ पर ईस्वी की बात करते हैं तो 1574 ईस्वी में किया था। 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में पूरा किया था। अयोध्या में रामनवमी के दिन शुभ दिन इसकी रचना प्रारंभ की गई थी, याद रखना है, ठीक है ना। बाकी देखा जाए तो श्री गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की जो रचना किया है वो 3 जगह किया था, आपके अयोध्या में, वाराणसी में और चित्रकूट, 3 जगह इसकी रचना आपकी की गई है। अवधी भाषा में है, इसको भी याद रखना है, ठीक है ना। समय याद रखना है, समय जो आपका है 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन का समय लगा था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, राम रक्षा स्तोत्र रचना के लेखक आपके हैं कौन। यहाँ पर 25 नंबर है और इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रामानंद है। कौन है सर? यहाँ पर है जो आपका आंसर हो जाएंगे यहाँ पर रामानंद, इसका आंसर आपका डी के साथ है, राइट हो जाएगा, याद रखना है। ये जो लेखक थे स्वामी रामानंद आपके हैं, और स्वामी रामानंद संस्कृत के एक विद्वान थे, है ना। तो इसका आंसर आपका बन जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन आपको चयन करना है। 26 नंबर में देखो पहला ऑप्शन दिया गया है और पहले ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो इनमें राम के लोकाश्रयी आनंद का चित्रण हुआ है, ये बात आपका सही लग रहा है। यह कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है, ये कालजयी रचना का समापन बिंदु आपसे पूछा गया है, सर ये असत्य है ना, ये असत्य आपका दिया गया है। बाकी सभी आपके पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। शैव और वैष्णव मतों का समन्वय इसमें देखने को मिलता है। इस कांड में कवि ने योगीन समस्याओं का उचित सर्वाग्राही किया है, यानी बी नंबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बी नंबर। अगला दिया गया है कि साधना की 4 अवस्था शरीयत, तरीकत, मरिफत और हकीकत का संबंध जो आपका है वो किससे है। 27 नंबर दिया है और 27 की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सर, सूफी साधना से है। किससे है? तो आपकी सूफी साधना है, यानी सूफी मत के अनुसार कह सकते हैं कि ईश्वर एक है, उसका नाम जो आपका एक है, आत्मा और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है, आत्मा स्वयं ईश्वर के सामने एक बंदे के रूप में प्रस्तुत करती है, ये आपसे इसमें बताया गया है। और अगला दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस ग्रंथ को सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना है। चलिए भाई 28 नंबर दिया है और 28 की बात करते हैं तो सर ये आपका इंद्रावती है। क्या है? यहाँ पर जो आपका इंद्रावती है, इंद्रावती को माना है, ये याद रखना है। और इसके रचयिता जो आपके हैं नूर मोहम्मद है। कौन है? नूर मोहम्मद है। यहाँ पर जो आपका आंसर दिया है वो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि इंद्रावती जो आपकी है, इंद्रावती में कलिंजर के एक राजकुमार थे, राजकुंवर, और आपके आगमनपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी पर आधारित आपका है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। अगला है आपसे कह रहा है बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कौन है, बताइए। बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कौन है? यहाँ 29 का ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। कौन है सर? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखो दिया है माटी की मूर्तियों की विधा आपकी है क्या। तो माटी की मूर्तियां जो आपका है, याद रखिए संस्मरण आपका है। क्या है? ये आपका संस्मरण है, राम वृक्ष बेनीपुरी का संस्मरण है, याद रखना है। इनके और भी संस्मरण आते हैं जैसे गेहूं और गुलाब, लाल तारा, मील के पत्थर, है ना, ये राम वृक्ष बेनीपुरी की और भी संस्मरण आपकी रचना है। अगला है वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्त कवि इनमें से कौन है? वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्त कवि इनमें से कौन है? चलिए भैया 31 को ऑप्शन देना है और 31 की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। तो सर ये आपके जो घनानंद आपके हैं, याद रखना है, यहाँ पर जो आपके दिए गए हैं आपके घनानंद, ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्त कवि आपके हैं, है ना। इसका जो आंसर है वो आपका बनेगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा। और ये निम्बकाचार समुदाय में आपके दीक्षित आपके हुए थे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि द्रग अरुझत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित्तप्रीत, यह कथन किसका है? यहाँ पर ये जो आपका कथन दी गई है, पंक्ति जो आपकी है वो रीत काल के कवि थे एक आपके बिहारी, तो ये बिहारी की कवि है, यानी बिहारी जो आपका दिया गया है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ये पंक्ति आपकी बिहारी जी की है। इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था, बताइएगा। यहाँ पर देना देखिएगा 33 नंबर में हमने जीवन परिचय आपको पढ़ाया था और कहा था कि घनानंद और सुजान की प्रेम कहानी, है ना, यानी कि आपका आंसर सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखना है ना। यहाँ पर जो वियोग आपका है, वियोग श्रृंगार, इसलिए इन्होंने वर्णन किया है। घनानंद के जितनी भी रचना है उनमें कहीं ना कहीं आपकी वियोगता आपको देखने को मिलेगी। इसमें सुजान नामक जो लड़की है उससे आपके प्यार करते हैं, है ना। और यहाँ पर दरबार में गाना भी गाता है, इन्हीं के कहने पर, राजा के कहने पर नहीं गाते हैं। जैसे ही सुजान ने कहा तो इन्होंने गा दिया, तो राजा ने इनको बाहर निकाल दिया था अपने राज्य से। कह रहा है सर निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य दिया गया है? तो सर 34 नंबर में पहले ऑप्शन को देखिएगा। कह रहा है रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना किया है। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है। रीत सिद्ध धारा के रीत बिहारी जो है रीत सिद्ध का धारा के कवि आपके हैं। केशव जो दिए हैं रीत मुक्ति धारा के हैं, क्या बताइएगा। यहाँ पर 34 नंबर में जो आपका दिया गया है, तो सर जी यहाँ पर जो 34 नंबर आपका दिया है, 34 नंबर में वो आपका आंसर इनमें से होगा क्या? तो आंसर नंबर आपका बिहारी तो आपका रीत सिद्ध आपके दिए हैं, सही दिया गया है। केशव जो आपके रीत मुक्त दिया है, यहीं से कुछ आपका गड़बड़ है।
यानी यहाँ पर केशव दास जो आपके रीत मुक्त से हैं, है ना, केशव जो आपके हैं रीत मुक्त से हैं, रीत मुक्त से भी नहीं होंगे, फिर ये आपके होंगे किससे भैया, ये आपके कह सकते हैं ये अलंकारवादी से आपके हैं, याद रखना है, ये केशव दास आपका रीत मुक्त से आपके नहीं हैं, है ना, ये आपकी इनसे नहीं है। इनकी जो रसिक प्रिया है, कवि प्रिया है, छंदमाला जैसे लक्षणों में जब देखा जाता है तो वो रीत मतलब रीत काव्य धारा में जो आपका आता है कौन, सिद्ध रीतबद्ध, याद रखना ये रीतबद्ध से हैं, नोट करिएगा, ये रीतबद्ध से आपको मिलेंगे, रीतबद्ध से आपको मिलेंगे, ठीक है ना। से यहाँ पर एक क्लास जो होती है वो आपकी कंप्लीट होती है ना। स्टार्टिंग में हमने जो 35 क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ पर लास्ट में आपको करा दिया है, बाकी ये भी आपका हो गया है, ठीक है ना। बाकी हमने कहा भी है कि हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप में जुड़ सकते हैं, 99 में आपकी तैयारी चल रही है, 99 में कर सकते हैं। हालांकि हमने कहा कि 99 में आपको संपूर्ण कोर्स नहीं है कि हम आपको संपूर्ण कोर्स उसमें करा दें, लेकिन आपका जो स्टैंडर्ड क्वालिटी है वो आपका पूरा कंप्लीट होगा, उसमें हर चीज़ आपको मिल रही है सुविधा, है ना। तो आप उसमें हिंदी साहित्य नाम से एक फोल्डर होगा, हिंदी साहित्य, है ना, ऐप में जाएंगे 99 रुपये में हिंदी साहित्य वाली PDF को आपको परचेज करना है, उसमें डेमो PDF भी है ना, हर चीज़ सुविधा आपको दी गई है। तो जहाँ आप लोग 99 रुपये की आप PDF लेते हैं, है ना, कह सकते हैं कि 1000 2000 3000 का कोर्स लेते हैं, तो आप हमारे ऐप में जब जाएंगे 99 में मिलेगा, टेस्ट सीरीज, है ना, इसके बाद क्लास नोट्स भी है, प्रिंटेड हाईलाइट नोट्स भी हैं, है ना, सब चीज़ आपको सुविधा दी गई है। तो आप लोग ऐप में जाकर उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।